जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। बहुत दिन बाद आज बात करने का मौका मिल रहा है। अभी ड्यूटी से आए हैं और थोड़ा रात में सोच रहा हूँ कुछ बात किया जाए, कुछ इंटरनेशनल मामला देखते हैं। नेपाल में अभी देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। जेन का जो प्रदर्शन है वो भयंकर रूप ले लिया। राष्ट्रपति को भी और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ सोशल मीडिया के बैन्स के चलते जैन जी का प्रदर्शन ज़्यादा उग्र रूप ले लिया और वो राष्ट्रपति भवन में घुस गया। तो आखिर ऐसा होता हो क्यों रहा है। आखिर सरकारें ऐसे यंग लोगों को बात क्यों नहीं सुन रही है। हम सबसे पहले देखते हैं कि जनरेशन को कैसे अब बांटा जा रहा है। पहले क्या था कि हम लोग ऐसे यंग जवान बूढ़ा टीनेजर्स ऐसे हम लोग देखते थे। नहीं, अब एक नया कैटेगरी आया है जो 1901 से 1927 के बीच जन्म लिए हैं, उसको ग्रेटेस्ट जनरेशन बोलते हैं। यानी कि जिसका एज 98 से 124 साल के बीच है वो ग्रेटेस्ट जनरेशन में है। और जो 128 से लेके 1928 से लेके 1945 से जन्म लिए हैं उसको साइलेंट जनरेशन बोलते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे। फिर इसके बाद 1946 से लेके 1964 जो जन्म लिए उनको बेबी बूमर्स बोलते हैं। देखो कैसा कैसा नाम है, बेबी बूमर्स। 1946 1964 के बीच में जो जन्म लिए थे, 1965 से 1980 में जन्म लिए उनको जनरेशन एक्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा अभी हम लोग से थोड़ा सीनियर है। 1981 से 1996 के बीच जन्म लिए उनको हम लोग जनरेशन वाई बोलते हैं। इसी कैटेगरी में हम लोग आते हैं, जैन वाई बोलते हैं। ये हमारे जीडीपी में या अपने देश में या किसी भी देश में ये अहम रोल निभाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स ज़्यादातर भरते हैं। इसके बाद जैन वाई हो गया। इसके बाद 1997 से जो प्रदर्शन अभी हो रहा है, 1997 से 2012 जो नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं जैन जेड या इसको बोलते हैं जैन जी। और ये यानी कि जिसका एज 13 से 28 साल के बीच है, 1997 में जन्म लिए 2012 तक, वो जैन जेड या जैन जी जिसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं। 2013 से 2024 तक जन्म लिए उसको बोलते हैं जनरेशन अल्फ़ा। 2025 से 39 के बीच में जन्म ले रहे हैं इनको बोलेंगे जनरेशन बीटा। तो इस तरह से वर्तमान एज ग्रुप को बांटा है। तो ये तो जनरेशन की बात हुआ। आज का युवा जो है या जेन जी जिसको बोल सकते हैं, वो क्या है, 1997 2012 वो मोबाइल से ज़्यादा चिपका हुआ है और उसी को बैन कर दीजिएगा तो दिक्कत हो रहा है। और जानते हैं इसके कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ा और केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा और भयंकर रूप ले लिया। बहुत सारा जेल टूट गया, बहुत कैदी भाग गए। ये किसी देश में अनबैलेंस हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकारों को सुनना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो इस चीज़ को सुनना चाहिए या वो कम से कम एक ऑडिट भी करवा लेता है कि हमारा जनरेशन क्या मांग कर रहा है, क्या सोच रहा है। वो बाईपोल भी करवा सकता था तो उसको ज़्यादा सही होता। हालांकि ये तत्कालीन कारण है नेपाल में, इसके और बहुत सारे कारण हैं जो ये गवर्नमेंट से ना भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। वो नेता के बेटा का ऐशो आराम देखते थे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, इस तरह से उन लोग पोस्ट करता था तो उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये तो ऐसा ये हो गया एक सिचुएशन का। अब नेपाल देख रहे हैं, नेपाल में भी यही हुआ है, इंडोनेशिया में प्रदर्शन हो रहा है। और अब न्यूज़ से जुड़े हुए होंगे तो आप देख ही रहे हैं कि कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जो जिसमें यंग लोग नारुष्ट नहीं। और उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना, क्योंकि रोज़गार अगर मिलेगा तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा लोग कि उसको दिक्कत हो या फिर परेशानी हो। हाँ, ये ध्यान देना चाहिए कि उस जनरेशन का मांग क्या है। जैसे हमारे जनरेशन में मांग था कि हम लोग किताब से पढ़े, अब इंटरनेट से पढ़ना है और इंटरनेट बैन कर दीजिएगा। नेपाल में ही हुआ तो क्या होगा, वो फिर तो और नारुष्ट हो गए। हम लोग के टाइम में न इंटरनेट था, न मोबाइल अच्छा था, न लैपटॉप था, आईपैड था, मतलब था लेकिन बड़े लोगों की पहुंच में था तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए।
तो नेपाल का प्रदर्शन बहुत से सीख को दे रहे हैं कि नहीं, अब नए जनरेशन की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें अमल करना चाहिए।